नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द एजुकेटर्स ऑफ बिहार में। मैं हूं तुषार मिश्रा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित वीडियो लेक्चर भी आपके साथ शेयर अवश्य करेंगे, उसी सिलसिले में आज वेद प्रकाश भारती जी द्वारा प्राप्त वीडियो को मैं शेयर करने जा रहा हूं आप सबों के बीच। आशा करता हूं आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही मित्रों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके साथ आपके पास हो। धन्यवाद। एवं विदुषियों, मैं वेद प्रकाश भारतीय मंगलम क्लासेस की ओर से आप सबों के साथ अपना ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। निश्चय ही आप लोग इसे अवश्य देखेंगे ही नहीं, अगर ये पसंद आएगा तो इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये मंगलम क्लासेस एक छोटा सा संस्थान है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करती है। इसी क्रम में छात्रों, मैं आज आपको जिस विषय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी विषय कठिन नहीं होता। वो विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। इसे अपने पढ़ने के अलग तरीके होते हैं। इन विषयों को समझने के लिए आपको एक अपना रास्ता चयन करना होगा कि मैं अपने मंजिल तक किस प्रकार से पहुंच सकूं। उस रास्ता का चयन हम आपको इस प्रकार से दिखाते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को किस प्रकार से समझा जा सके। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, तो आपको देखने में तो अवश्य लगेगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान व्यापक है, फिर भी अगर हम इसको अपने तरीके से पढ़ें तो बहुत मजा आता है। पढ़ने के अपने अपने ढंग होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। आप जिस तरह से उसे लेंगे, निश्चित रूप से ऐसे राह का चयन करना चाहिए जो राह की आसान दिखे। आप समस्त छात्रों से मेरा यही एक अनुरोध है कि इसे आप निश्चित रूप से अंत तक सुनेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान निश्चय ही एक व्यापक है, इसका क्षेत्र थोड़ा नहीं है। तो इस क्रम में हम सब सर्वप्रथम क्या देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में सर्वप्रथम यही आता है कि राज्य व्यवस्था क्या है और इसका सूत्रपात कैसे हुआ। निश्चय ही आप जैसा कि जानते हैं, सर्वप्रथम हमारे यहां यूरोपियन कंपनियों में पुर्तगाल आए, तत्पश्चात डच आए और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। आप इन विश्व मापदंड पर, इसको मानचित्र पर देखिए कि विश्व के मानचित्र पर आप देखेंगे कि यहां पे लंदन है, यानी इंग्लैंड ये है, और यहां से ये लोग ऐसे करते हुए हमारे भारत पहुंचे। वैसे तो इतिहास में कई ऐसे मार्ग हैं जिन मार्गों से होकर के व्यापारी लोग हिंदुस्तान को आते थे, लेकिन हुआ क्या, इसे अगर हम बतौर कहानी लेते हैं तो पढ़ने में और आनंद आता है। ये वाकया क्या था, ये घटनाएं क्या थी। होता क्या है कि जब हमारे समाज में संपन्न वर्ग हो जाते हैं, और संपन्न होने के बाद क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब अपने नौकरी पेशे से रिटायर हो जाते हैं तो कहीं क्लबों में चले जाते हैं। अगर आप समाज में देखेंगे तो बहुत ऐसे वृद्धजन आपको मिलेंगे, बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे, जो एक जगह बैठ करके या तो किसी बातों पे चर्चा कर रहे होते हैं, या कोई खेल खेल रहे होते हैं, या कोई क्लबों में अपना योगदान दे रहे होते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ, कहा, इंग्लैंड में। वैसे लोग जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में आ चुके थे, अपने कार्यों से रिटायर हो चुके थे, यानी हमारे हिसाब से कहने का तात्पर्य यह है कि अब वो काम करने की दक्षता उनमें नहीं रह गई थी,
फिर उसने क्या किया, ये सभी लोग आपस में इकट्ठा होकर के जब बैठते थे तो कोई ना कोई खेल, कोई ना कोई बातें आपस में करते रहते थे। इसी के संदर्भ में निकल के आया लॉर्ड मेयर नाम का एक व्यक्ति, उन्हीं वृद्ध जनों में से एक हुआ था। लॉर्ड मेयर ने अपने उन साथियों से कहा कि हम लोग जो बेकार बैठे हुए हैं, बैठने में भी कुछ ऐसा अर्जन अगर हो जाए तो बहुत मजा आएगा। हमें जो घर के लोग निठल्ले समझते हैं, बेकार समझते हैं, अगर भारत की भाषा में कहा जाए तो ज्यादातर अगर आप गांव का दौरा किए होंगे तो आपको बहुत सारे लोग ताश खेलते हुए नजर आ जाएंगे, अन्य किसी न किसी एक्टिविटी में आपको नजर आएंगे। कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने में लीन है, कोई सभा गोष्ठी में लीन है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अब उनसे आगे का कोई काम संभव नहीं है शारीरिक रूप से, यानी वो दुर्बल हो चुके हैं और सरकार ने भी उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया है। इन्हीं जितने भी सेवा मुक्त व्यक्ति थे, इन्हीं में एक लॉर्ड मेयर नाम का व्यक्ति था। ये बात उस समय की है जब ये लोग आपस में किसी क्लब में बैठ करके अपनी चर्चा कर रहे थे, अपनी दिनचर्या को किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। लॉर्ड मेयर ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा अपने उन मित्रों के बीच, क्योंकि पैसा ही पैसा की जननी होती है, पैसा के माध्यम से ही पैसा कमाया जाता है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि हम लोग इस स्थिति में भी पैसों का अर्जन कर सकते हैं। बड़ी उत्सुकता हुई, उनके मित्रों के बीच काफी उत्सुकता बढ़ गई। आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं जो पैसा कमाएंगे? लॉर्ड मेयर ने कहा एक तरीका है जिसके माध्यम से कि मैं पैसा कमा सकता हूं। यह घटना सितंबर 1599 ईस्वी की है, जिसमें कि इन लोगों ने बैठकर एक सभा का आयोजन किया और उनमें उस सभा के आयोजन में उन्होंने लॉर्ड मेयर ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप लोग कुछ कुछ अपना अंशदान दे तो उसका मुनाफा भी आप लोगों को मिलेगा। कहा क्यों नहीं, बेशक दे सकते हैं। तो उस अंशदान की राशि क्या निहित की गई? कहा मिनिमम कम से कम 500 पाउंड तो देना ही होगा, ज्यादातर आप जितना दे पाए। ये उस ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक चरण था जिसका नाम कि आप जानते ही हैं। तो सितंबर 15 में 500 पाउंड के साथ कुछ लोगों ने उस सभा में विचार विमर्श करके एक संगठन बनाया और जब वो संगठन तैयार हुआ तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए कि भाई बैठे ही सिर्फ पैसा डाल देने से पैसा कमाई होगा, तो क्यों नहीं मैं ऐसे संगठन के साथ जुड़ जाऊं। निश्चित रूप से वो ऐसे लोग जो बेकार हो चुके थे, जो कामों से सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन लोगों ने अपनी भी राशि देना उसमें मुनासिब समझा और उन सभा में यह निर्णय लिया गया जिनकी भी इनसे जिन लोगों की इनमें राशि जमा की जाएगी उनको उस हिसाब से लाभांश भी मिलेगा। अब ये एक तरह से कहिए कि ये एक जिस तरह से हमारे यहां कोई संगठन का निर्माण होता है उसी तरह से एक संगठनात्मक रूप ले चुका था और लॉर्ड मेयर इनके प्रमुख बतौर बन गए थे। इसी क्रम में हुआ क्या कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने एक कंपनी, छोटी सी कंपनी बना करके ब्रिटेन की साम्राज्ञी, प्रथम साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ के सामने प्रस्तुत किया ऐसा प्रपोजल कि भाई देखिए, पुर्तगाल पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी द्वीपों के साथ व्यापार करते हैं, डच व्यापार में आगे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं आगे जाएं? हम लोगों को भी आप एक ऑर्डर फरमान दीजिए जिससे कि मैं पूर्वी देशों के साथ भी अपना व्यापार शेयर कर सकूं। निश्चय आपको जितना लाभांश लेना होगा, इस लाभांश की राशि में से मैं आपको उतना उसमें अवश्य दूंगा। ब्रिटेन की प्रथम साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी का जो नाम था, नामांकन उन लोगों ने सभा में किया था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कृपया ध्यान दीजिए, नाम थोड़ा बड़ा जरूर लगता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, इतिहास में नाम सुना होगा, बहुत पहले नाम सुना होगा उरनपरी का, जिसका नाम क्या था? पी.टी. उषा, पिलुवलकंडी टीका परम्बिल उषा। सहजता के साथ हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था, तो हो सकता है कि आप जवाब नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए छात्रजन, ये अभ्यास करने की बात है, ये अभ्यास से सरल हो जाता है। मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी विषय की जानकारी रखने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए उसके खंड कर दीजिए। अगर आपने खंड कर दिया तो उसकी जानकारी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग किस नाम से पूर्व में जानते थे? जब इसका स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस नाम से यह कंपनी बनी थी। और इन्हें ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 साल के लिए एक फरमान दिया, जिस फरमान के साथ कि ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सके। ये पूर्वी देश कौन थे? निसंदेह मेरा भारत भी रहा होगा उसमें। हाँ, इसके साथ अगर आप वैश्विक मानचित्र पर देखें तो यही सारे क्षेत्र पूर्वी देश के अंतर्गत आते थे। चाहे वो जावा हो, सुमात्रा हो, इंडोनेशिया हो, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के क्षेत्र पूर्वी द्वीपों के नाम से विख्यात थे। और निश्चित रूप से यहां काफी व्यापार में मुनाफा होता था, इसलिए ये लोग आना भी चाहते थे। मैंने आपसे अभी एक छोटा सा प्रश्न किया कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को। तो निश्चय ही भारतीय राज्य व्यवस्था किस प्रकार से बना और संविधान हमारे कैसे लागू हुए और उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, अगर इसको समझना है तो हमें इसे इतिहास के गर्भ में जाना होगा। अगर हम इन्हें 4 खंडों में बांट करके देखें, अगर इन्हें हम 4 खंडों में बांट करके देखते हैं तो निश्चय ही आपको एक 1600 ईस्वी से लेकर के 1773 ईस्वी, यानी क्या 1600 से 1773, इसे हम प्राथमिक खंड कहेंगे। क्यों प्राथमिक खंड कहते हैं? कि इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि ये जो कंपनी बनी थी, इसमें सिर्फ कंपनी का एकाधिकार था। कंपनी ही सब कुछ कर सकती थी और कोई कुछ नहीं कर सकता था। और 1773 से लेकर के 1773 से 1858 ये कंपनी के रूल रेगुलेशन इनके अंतर्गत आता है। फिर आता है समय 1858 से 1947, जो कि ये ब्रिटिश क्राउन यानी क्या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत का समय है। और फिर 1947 से 26 जनवरी 1950, यानी क्या 26/1/1950। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को इन 4 चरणों में अगर हम अध्ययन करते हैं तो मेरा रास्ता सुलभ हो जाता है। किस प्रकार से? एक 1600 से लेकर के 1773 तक देखते हैं, फिर 1773 से 1858 तक देखते हैं, फिर 1858 से 1947 तक देखते हैं, और 1947 से 26 जनवरी 1950 तक देखते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारा ये जो संवैधानिक यात्रा क्रम है निश्चित रूप से बहुत हद तक दूर हो जाता है। इसी क्रम में हम उन महानुभावों का सम्मान करते हैं। किनका? जैसे दुर्गादास बसु हुए, सुभाष कश्यप जी हुए, डॉक्टर राजाराम उपाध्याय हुए, खास करके नए लेखक तुर्क में एम लक्ष्मीकांत जी हुए।
मैं इन सभी संविधानविदों का पूर्ण रूपेण हृदय स्थल से सम्मान करता हूं, जिन्होंने कि अपने सुरुचिपूर्ण लेखन से भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को आसान बना दिया। तो कंपनी के फरमान के तहत अगर हम आप आते हैं 31 दिसंबर 1600 को, तो कंपनी ने क्या क्या आज्ञादेश दिए? कंपनी ने 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र दिया। महारानी ने 15 वर्षों के लिए कंपनी को एक आज्ञा पत्र दिया। और क्या दिया? इस कंपनी में क्या क्या थे? इस कंपनी में 24 सदस्यीय ये कंपनी का निर्माण हुआ था। इसकी दो बातें निखर करके आती है। जब वो आम सभा हुई थी लॉर्ड मेयर के निर्देशन में, डायरेक्शन में, उनके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मेयर, तो उन्होंने क्या किया था? दो तरह की संस्था बनाए थे। एक बनाए थे ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी क्या? निश्चित रूप से स्वत्वधारी मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? स्वत्वधारी मंडल, ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे? ये ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स वो लोग थे जिन्होंने कि अपने 500 पाउंड की, मिनिमम 500 पाउंड की पूंजी इस कंपनी में, किस कंपनी में? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के सदस्य के रूप में थे और उसमें अपना योगदान दिया था। ज्यादातर पैसे देने वाले भी थे। तो ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स ने क्या क्या, स्वायत्तधारी मंडल ने क्या निर्णय लिया कि जिन लोगों का पैसा जिस अनुपात में रहेगा उनको लाभांश भी उसी अनुपात में मिलेंगे। लॉर्ड मेयर की तो पहले काफी जग हंसाई हुई। प्रिय छात्रों, यह सोचने वाली बात है कि लॉर्ड मेयर की पहले जग हंसाई हुई। क्या जग हंसाई हुई? तो उनके सभी मित्रों ने कहा कि रात में कहीं ये एक दुखद स्वप्न तो नहीं देख लिया है, या एक कहीं ऐसा स्वप्न तो नहीं देख लिया है कि मैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं, उस समय तो ताज हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, कहीं राजा तो नहीं बन गया हूं। लेकिन वो जगहसाई नहीं थी, वो वास्तविकता थी। निश्चित रूप से ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स ने मिल करके इनसे पूछा कि बताइए अब पैसे किस प्रकार से कमाए जाएंगे। कहा निश्चित रूप से मैं वो सारे नियम आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या हुआ? उन ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स को क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी निदेशक मंडल का चयन करने का अधिकार प्राप्त था। यानी कंपनी महाराजी ने भी कहा था कि ये 24 सदस्यीय कमेटी जो है वो क्या थी? ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी क्या? निदेशक मंडल। यानी यही वो उस समय के प्रबंधक करता थे। जैसे आज हम क्या देखते हैं, कोई मैनेजमेंट किए हुए रहता है, हम लोग भी पूछते हैं कि यार MBA किए हुए हो यार, निश्चित रूप से तुम्हें कोई बड़ी कंपनी में प्रबंधन का कार्य मिलेगा। इसी प्रकार से वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? यानी प्रबंधकों का एक समूह था। ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स ने क्या निकाली थी? अखबार में एक इश्तहार दी थी और इश्तहार के तहत बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स ने 24 लोगों का चयन किया था योग्यता के आधार पर। उस समय जो योग्यता रही होगी, इसका तो मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन योग्यता के आधार पर 24 लोगों का चयन किया गया था। उन 24 लोगों में से क्या होता? एक डायरेक्टर होते, एक डिप्टी डायरेक्टर होते, यानी क्या? एक निदेशक होते और एक उपनिदेशक होते और शेष सदस्य होते। यानी ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स नहीं, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह किनके अधीन था? ब्रिटेन की साम्राज्ञी के अधीन था। क्यों था? क्योंकि साम्राज्ञी ने ही तो इन्हें पूर्वी द्वीपों के साथ व्यापार करने के लिए एक फरमान दिया था, एक फरमान पत्र दिया था, एक सट्टा पत्र दिया था, एक आज्ञा पत्र दिया था। तो अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, इसे पूर्वी द्वीपों के साथ
क्या मिल गया? एक आज्ञा पत्र मिल गया। किस चीज के लिए? तो बिजनेस करने के लिए। और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ने क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को धन इकट्ठा करके दिया। जो भाई आप लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप लोग तो मैनेजमेंटर है, मैं आपको पैसा दे रहा हूं और इस पैसे से आप अपनी बुद्धिमत्ता से कमा करके हमें कुछ शेयर हमको भी दिया कीजिए। बड़ी अच्छी बात है। यहां तक तो हम लोग देखें। निश्चय ही इससे आगे की घटना हम कल के कक्षा में आप सबों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप निश्चय ही इसे अवश्य बार बार सुनेंगे। ये काफी लाभप्रद सिद्ध होगी। अगर बार बार सुनते हैं तो निश्चय ही ये आपको याद आ जाएगा, स्मरण में बना रहेगा। और कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, या अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, या दरोगा के अभ्यर्थी हो, या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र हो, उन्हें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का निश्चित रूप से हमारे माध्यम से तो निश्चय ही अध्ययन हो जाएगा। और मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि छोटी छोटी दूरियां तय करके आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि 1600 से 1773 और 1773 से 1858, 1858 से 1947, फिर 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की ये दूरियां तय करनी है। छात्रों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? वेद प्रकाश भारतीय द्वारा दिया हुआ। निश्चय ही आप इसे अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।